हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री लर्निंग्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं E2 एलिमिनेशन। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था E1 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन के बारे में हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी कि उसमें कौन सा बेस यूज़ करते हैं, उसमें हम वीक बेस यूज़ करते हैं, हम उसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, उसमें कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, वो सब कुछ हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम पढ़ने जा रहे हैं E2 एलिमिनेशन। E1 एलिमिनेशन थोड़ा ज़्यादा बड़ा टॉपिक था, E2 उतना ज़्यादा नहीं है, उससे आसान है, कम बातें हैं याद रखने वाली, लेकिन फिर भी हम इसको वी विल स्टडी एवरीथिंग अबाउट E2 एलिमिनेशन। और इस लेक्चर के बाद आप यू विल बी एबल टू आंसर ऑल द क्वेश्चन रिगार्डिंग E2 एलिमिनेशन। ठीक है, तो पूरा लेक्चर सुनना, समझ आएगा, बहुत अच्छे से कोशिश करूँगा मैं कि आपको कोई भी चीज़ इसमें छूटे ना। ये जो रिएक्शन लिखा है, दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने ये बताया हुआ है आपको कि सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि एक अल्फ़ा कार्बन होता है और एक बीटा कार्बन होता है। ये हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि अल्फ़ा कार्बन से फंक्शनल ग्रुप निकलता है और बीटा कार्बन से H निकलता है। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा कार्बन से एलिमिनेशन होता है, तो इसको हम बोलते हैं अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन। अल्फ़ा बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं इसको। तो होता क्या है, इसमें दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं। ठीक है, जब दो सिग्मा बॉन्ड टूटते हैं तो दोनों कार्बन की एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है, तो वो आपस में पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो रिएक्टेंट सैचुरेटेड होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, अनसैचुरेटेड। एक बात, दूसरी बात आपने याद रखनी है कि इसमें हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करेंगे। ठीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस, तो मैं इसकी एग्जांपल्स करवाऊंगा, कौन कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं और क्यों करते हैं, ये भी पढ़ेंगे हम। आप याद करो, E1 में हम वीक बेस यूज़ करते हैं, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर आपने वीक बेस यूज़ किया तो ये E1 में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सब पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। सॉल्वेंट इसमें कौन सा यूज़ करते हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है तो हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। ये सब एक एक पॉइंट पूरा डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको इस रिएक्शन बारे में एक दो चीज़ें और बता दूँ कि इस रिएक्शन को हम कंसर्टेड रिएक्शन बोलते हैं। कंसर्टेड रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कंसर्टेड का मतलब होता है सिंगल स्टेप रिएक्शन। ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, यानी कि इसमें ये जो X और H निकलता है ये एक ही स्टेप में निकल जाता है। ठीक है, दो स्टेप। E1 में क्या होता था, पहले H निकलता था, पहले X निकलता था और फिर H निकलता था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों एक साथ ही निकल जाते हैं। ठीक है, पहले हम इसका थोड़ा सा मैं मैकेनिज्म बता दूं, छोटा सा मैकेनिज्म है, फिर हम एक एक करके इसके 10-12 पॉइंट्स जो है वो नोट करेंगे और फिर एग्जाम्पल्स करेंगे। सबसे पहले इसके मैकेनिज्म की अगर बात करें हम, मैकेनिज्म क्या होता है, इसमें क्या ले रहे हैं हम, स्ट्रॉन्ग बेस क्या काम करेगा। ठीक है, बेस क्या काम करता है, बेस क्या करता है, जो H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करे, किसके ऊपर, H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करे, वो क्या होता है, बेस। तो यहाँ पे जो बीटा कार्बन के पास, ये बीटा कार्बन है, इसके साथ जो ये H लगा हुआ है, ये इसके ऊपर अटैक करता है, यहाँ से H को निकालता है। तो देखो क्या बनता है, हीट भी कर रहे हैं यहाँ पे, तो देखो क्या बनता है, RCH। ठीक है, यहाँ पे CH है और यहाँ पे क्या है, CH2। यहाँ क्या लगा हुआ है, H। तो ये H जो है, मैं इसको डॉट बना रहा हूँ क्योंकि इसके साथ, यहाँ पे साथ के साथ जो बेस है, मैं बेस को B से डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, जो बेस है वो इसके साथ पार्शियल बॉन्ड बनाना शुरू कर गया है। जैसे ये हाइड्रोजन के साथ बेस बॉन्ड बनाना शुरू करेगा, ये कार्बन की एक वैलेंसी फ्री होनी शुरू हो जाएगी। ये कार्बन अपनी वैलेंसी को पूरा करने के लिए, फिल करने के लिए इस कार्बन के साथ पार्शियल पाई बॉन्ड बनाना शुरू कर देगा। इसके साथ जो X लगा हुआ था, ये यहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाएगा ना, 5 बॉन्ड तो बनाने वाला नहीं है। तो ये क्या करेगा, ये 5वां बॉन्ड जो है ये टूटना शुरू होगा और इधर से ये टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बीच वाली स्टेट बनी, ठीक है, ये जो बीच वाली स्टेट बनी, इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट क्या होती है स्टूडेंट, जो कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में बनती है। ठीक है, ये हाइपोथेटिकल होती है, ये हमारा इमेजिनेशन है, किसी ने देखा नहीं है ऐसे बनते हुए। ठीक है, ये चीज़ों को समझने के लिए, आसान बनाने के लिए है। तो ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में एक डिफरेंस होता है। इंटरमीडिएट को हम रिएक्शन से अलग कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को हम अलग नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड बनना शुरू हो गया। एक बात और बता दूं कि जो बेस होता है वो हमेशा उसी हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है विच इज़ प्रेजेंट ऑपोजिट टू दिस X। ठीक है, टू दिस X। ये X क्या है, ये कोई हैलोजन है। ठीक है, क्लोरो, फ्लोरो, ब्रोमो, कुछ भी हो सकता है। फ्लोरो नहीं होता, क्लोरो, ब्रोमो, कोई भी हैलोजन हो सकता है, या इवन OH ग्रुप भी हो सकता है। ठीक है, एल्कोहलिक ग्रुप भी हो सकता है। तो इनमें से कोई भी हो सकता है। इससे जो ऑपोजिट H प्रेजेंट होता है ना, ऑपोजिट साइड पे, ये बेस सिर्फ उसके ऊपर अटैक करता है। ठीक है, इस साइड से बेस अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, बेस के ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो इन दोनों में रिपल्शन हो जाता है। तो इसलिए ये ऑपोजिट साइड से
अटैक करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंटाई एलिमिनेशन। कोई एंटी बोलता है, कोई एंटाई बोलता है, हम बोलेंगे एंटाई एलिमिनेशन। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। बेस ऑपोजिट एच के ऊपर, देखो एच तो और भी है इसके साथ, ठीक है, लेकिन वो इस एच के ऊपर अटैक कर रहा है जो ऑपोजिट है। अब उसके बाद यहाँ से ये निकल जाएगा एच भी, ठीक है, इधर से एक्स निकल जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये अनसैचुरेटेड प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस आया, हीट किया, इधर बेस ने ऑपोजिट एच पे अटैक किया, ये बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, ये बॉन्ड टूटना शुरू हुआ, आपस में पाई बॉन्ड बनना शुरू हुआ और फाइनल प्रोडक्ट बनते बनते पाई बॉन्ड क्रिएट हो गया। ठीक है, और एंटाई एलिमिनेशन होगा। दूसरी बात, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। आपको पढ़ा होगा आपने केमिकल काइनेटिक्स में, हर रिएक्शन के अंदर एक आरडीएस होता है। आरडीएस का मतलब क्या होता है? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो होता है वो उस रिएक्शन का सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है। अब मान लो किसी रिएक्शन में 4 स्टेप हो रहे हैं, लेकिन उसका जो सेकंड स्टेप है वो सबसे स्लो स्टेप है, तो वो जो स्लो स्टेप होता है उसको हम क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। यानी कि जो पूरी रिएक्शन है उसका जो रेट डिटरमाइन कर रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? रेट, उस एक स्लोएस्ट स्टेप के ऊपर। अब इसके अंदर तो स्टेप ही एक है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इसी स्टेप को हम क्या बोलते हैं? आरडीएस। क्या बोलते हैं बेटा इसको? आरडीएस। ठीक है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना, और ये स्लोएस्ट होता है। ठीक है, मैं इस स्टेप के ऊपर, मैं इस बात के ऊपर इतना एम्फेसाइज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैं बताऊंगा कि इसका रोल क्या है। ठीक है, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है वो ही किसी भी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी को डिसाइड करता है। मॉलिक्युलरिटी क्या होती है मैं वो भी बताता हूँ। ठीक है, तो आपने ये याद रख लिया ना, यहाँ तक अभी तक आपको आई होप सब कुछ समझ आ गया होगा। ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं कि इसमें पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट ही क्यों यूज़ किया, तो पेशेंस से सुनना। ठीक है, अब जो मैं लिखने जा रहा हूँ वो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, अपनी कॉपी में लिख लेना इनको। ठीक है, पॉइंट नंबर 1 यहाँ लिख देता हूँ मैं, पॉइंट्स टू रिमेंबर। पॉइंट्स टू रिमेंबर। नंबर 1 पॉइंट क्या है? सबसे पहली बात, ये E2 जो है इसको E2 क्यों बोलते हैं, या इसको बायोमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? बायोमोलिकुलर क्यों बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है? देखो आपने केमिकल काइनेटिक्स में ही पढ़ा होगा, मैंने ये E1 में भी बताया था। जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, दिस इज रेट, इसको पूरा ही लिख देते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 1 एंड कंसंट्रेशन ऑफ जितने भी रिएक्टेंट उसमें इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, जितने भी रिएक्टेंट उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब लेकिन कौन से रिएक्टेंट्स? रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन आरडीएस। किसमें? आरडीएस में। अब देखो यहाँ पे एक ही स्टेप है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, आरडीएस, यही आरडीएस है। इस स्टेप में कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं? देखो एक तो ये है, इसको मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, जो कि हमारा सैचुरेटेड मॉलिक्यूल है। ठीक है, दूसरा कौन सा है? स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं? इसमें 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं। ठीक है, तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? R1 की कंसंट्रेशन और R2, इसकी कंसंट्रेशन और इसकी कंसंट्रेशन, और इसकी जो मॉलिक्युलरिटी होगी वो क्या होती है? द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व इन आरडीएस। अब इसमें कितने रिएक्टेंट इन्वॉल्व हैं? 2, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो गई? 2। तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड E2 रिएक्शन और बायोमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसके आरडीएस में ये जो स्लोएस्ट स्टेप है इसका, इसमें 2 रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, स्ट्रॉन्ग बेस और सैचुरेटेड जो हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, इसलिए इसकी मॉलिक्युलरिटी 2 है, इसलिए इसको E2 बोला जा रहा है। और इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा, अगर इसकी कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो भी रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा। E1 में ऐसा नहीं होता, आप मेरा लेक्चर जाकर देखना, वो E1 होता है, उसमें उसकी मॉलिक्युलरिटी 1 होती है। ठीक है, तो एक पॉइंट आपने ये याद रखना, ये E2 क्यों है? क्योंकि 2 रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सेकंड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको रब करते हैं सारा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट क्या है इसमें? स्ट्रॉन्ग बेस। पहला तो क्वेश्चन ये अराइज होता है भी इसमें स्ट्रॉन्ग बेस क्यों यूज़ कर रहे हैं? वाई वी यूज स्ट्रॉन्ग बेस? वाई स्ट्रॉन्ग बेस इज यूज्ड इन E2 एलिमिनेशन। उसका कारण क्या है बेटा? पहले स्टेप में हमने क्या किया? यहाँ पे X था, यहाँ पे H था। मैंने बोला ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप का मतलब क्या है? एक ही स्टेप में H निकल रहा है और एक ही स्टेप में
एक्स निकला है। तो अगर हम यहाँ पे वीक बेस यूज़ करते हैं ना, तो क्या दिक्कत होती है, वो पहले वो एच को एकदम से नहीं निकाल पाता, ठीक है। अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस किसी भी एक्स के निकलने का वेट नहीं करता। यहाँ पे लिख रहा हूँ स्ट्रॉन्ग बेस डज नॉट वेट फॉर रिमूवल ऑफ एक्स, ठीक है। ये इसकी वेट नहीं करता, ये यहाँ से एच निकालता है, उसी के साथ यहाँ से एक्स निकलना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाता है, ठीक है। इधर से एच निकलेगा तो ये कार्बन इसके साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, ये एक्स को यहाँ से जाना ही पड़ेगा। तो इसलिए हम स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं। अगर आपने वीक बेस यूज़ कर लिया तो वो एच को पहले नहीं निकालता, तो वो सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं रहता, वो बाय स्टेप होता है। उसमें पहले एक्स निकलता है, फिर बाद में एच निकलता है, ठीक है। तो आपको ये पता लग गया स्ट्रॉन्ग बेस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। सेकेंड पॉइंट, इसमें एग्जाम्पल कौन सी है स्ट्रॉन्ग बेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टार बना लो, क्योंकि इसमें हम बहुत सारी बातें पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले अल्कोहलिक KOH और NaOH। अब यहाँ पे मैं एक और बात लिख रहा हूँ, एक्वस नहीं यूज़ करते, यहाँ बड़ा सा क्रॉस बना लो, एक्वस नहीं यूज़ करते। अगर हम अल्कोहलिक KOH या NaOH यूज़ करेंगे तभी एलिमिनेशन होगा, तभी एलिमिनेशन होगा E2। अगर आपने एक्वस यूज़ कर लिया तो वो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। समझ में आई बात? इसका कारण मैं बताऊंगा कि अल्कोहलिक ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बेस और कौन सा यूज़ कर सकते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस यहाँ पे मैं मोर स्ट्रॉन्ग बेस लिख रहा हूँ, जो इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। वो कौन सा हो सकता है? ठीक है, NaNH2 हो सकता है, अमोनिया हो सकता है, ठीक है, ये यूज़ हो सकते हैं। उसके अलावा और स्ट्रॉन्ग बेसिस कौन से हो सकते हैं? एल्कोक्साइड्स। एल्कोक्साइड्स क्या होते हैं? RO नेगेटिव। साथ में इसके सॉल्ट भी बना सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो जैसे कि हो गया एल्कोक्साइड में मेथोक्साइड हो गया, या फिर कौन सा हो गया? एथोक्साइड हो गया, इसका सॉल्ट हो गया, ठीक है। ये सब भी क्या है? स्ट्रॉन्ग बेसिस है, ठीक है। तो ज़्यादा हम कौन से यूज़ करेंगे? ये, ठीक है। ये भी कहीं कहीं यूज़ करेंगे, ये बहुत सिलेक्टिव होंगे। इनका मैं कारण बताऊंगा कि ये क्यों यूज़ करते हैं। दे आर वेरी सिलेक्टिव, ठीक है। अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अल्कोहलिक एलिमिनेशन क्यों करता है और एक्वस जो है वो सब्स्टिट्यूशन क्यों करता है, उस पर बात करते हैं। लेकिन थोड़े से और बेसिस की बात कर लेते हैं। ये बेसिस हो गए दो, और तीसरा बेसिस जो इसमें यूज़ होता है वो कौन से हो सकते हैं? O नेगेटिव Na पॉजिटिव, इसको बोलते हैं सोडियम ब्यूटॉक्साइड, और पोटाशियम भी यूज़ कर सकते हैं, पोटाशियम और सोडियम ब्यूटॉक्साइड। तो ये है, ये सारे CH3 हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है? सोडियम ब्यूटॉक्साइड। तो ये सारे बेसिस यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्कोहलिक ही क्यों यूज़ करते हैं, एक्वस क्यों नहीं यूज़ करते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ हेडिंग बना के लिख लो, वाई अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ यहाँ पे लिख देते हैं एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड इन एलिमिनेशन, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। देखो, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वैसे तो आप अभी भी छोटे हो, मेरे को पता है, ज़्यादा बड़े नहीं हो, ठीक है। अल्कोहलिक KOH ही क्यों यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्वस KOH इन केस ऑफ एलिमिनेशन। अगर आप एक्वस करोगे तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ऐसा क्या होता है? देखो, जो अल्कोहलिक KOH होता है ना, इसमें दो बातें याद रखनी है आपने। ये बिग इन साइज़ होता है। क्या होता है? बिग इन साइज़। इसीलिए ये कैसे यूज़ होता है? बेस की तरफ। इस पर भी बात करते हैं ऐसा क्यों होता है, पहले इसको समझो, इतना याद रखो पहले। एक्वस जो होता है, स्पेलिंग गलत हो गए तो सॉरी, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझो, ठीक है। एक्वस KOH जो है ये क्या है? स्मॉल इन साइज,
एज़ कम्पेयर टू एल्कोहलिक। तो इसलिए ये कैसे यूज़ होता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। वैसे मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा 5 मिनट का लेक्चर भी डाला हुआ है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। तो सर्च जरूर मारना यूट्यूब पे, डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। तो वहाँ पे मैंने यही बताया हुआ है, यहाँ पे भी बता रहा हूँ, टेंशन ना लो, यहाँ पे भी बताऊँगा मैं ऐसा क्यों हो रहा है। एल्कोहलिक क्यों है जो है वो बिग इन साइज़ है। तो इससे बिग इन साइज़ क्यों है, पहले ये बात करो। देखो ये बिग इन साइज़ क्यों होता है, देखो ये क्या है, एल्कोहल है, इथेनॉल है। जब हमने KOH को इथेनॉल में डिज़ोल्व किया तो इट इज़ सराउंडेड बाय इथेनॉल मॉलिक्यूल। अगर हम इसको, ये इथेनॉल एल्कोहलिक हो गया, अगर मैं इसको एक्वस में डिज़ोल्व करता हूँ KOH को, तो ये किस मॉलिक्यूल से सराउंडेड है, वाटर से, है ना। तो ये वाटर से सराउंडेड है। अब ऑब्वियसली इसका साइज़ बड़ा है, इथेनॉल का साइज़ जो है वो वाटर से बड़ा है। तो ये और ये जो पूरा सॉल्वेट हुआ बड़ा मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका साइज़ जो है, इसको कैसे बनाऊँ मैं, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। इसका जो साइज़ है वो बड़ा है, ठीक है, इससे। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा इसकी एक्टिविटी पे, भाई ये इसका साइज़ बड़ा हो गया तो ये बेस की तरह क्यों काम कर रहे हैं। देखो हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल है इस तरह का, जैसे कि मैंने अभी बनाया था ये वाला, ठीक है, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे बेस लेके आए, सपोज करते हैं हम स्मॉल साइज़ बेस लेके आते हैं, स्मॉल साइज़ बेस, कौन सा है स्मॉल साइज़, एक्वस KOH। स्मॉल साइज़ बेस जो होगा उसका साइज़ छोटा है, वो पतला सा आदमी है, वो पतली पतली गलियों में भी घुस सकता है ना, अंदर तक घुस सकता है किसी के घर में, क्योंकि वो उसका साइज़ क्या है, छोटा है, ठीक है। तो ये जो स्मॉल साइज़ बेस होगा, ठीक है, यहाँ पे OH लिख देता हूँ, ये क्या करेगा, ये सीधा कार्बन तक पहुँच जाएगा, यहाँ तक या यहाँ तक, ये कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है, यहाँ तो नहीं करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब ये इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इस X को हटाएगा और खुद यहाँ पे लग जाएगा। तो ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो जो स्मॉल साइज़ होते हैं, जो कि एक्वस होते हैं, जो स्मॉल साइज़ होते हैं, जो एक्वस होते हैं, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह क्यों काम करते हैं, क्योंकि वो C पॉजिटिव के ऊपर अटैक करते हैं। इस दोनों में फ़र्क याद रखना, मैं बताया नहीं मैंने आपको। न्यूक्लियोफाइल वो होता है जो C पॉजिटिव के ऊपर अटैक करे, और बेस क्या होता है जो H पॉजिटिव के ऊपर अटैक करता है। समझ में आई बात। तो जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो स्मॉल इन साइज़ है, वो अंदर तक घुस सकता है मॉलिक्यूल के, ठीक है, तो वो कार्बन के ऊपर अटैक कर सकता है। लेकिन जो एल्कोहलिक KOH है उसका साइज़ क्या है, बड़ा है, वो मोटा आदमी है, तो वो हर घर के अंदर नहीं घुस पाएगा, वो बाहर जो खड़ा है उसी को उठा के ले जाता है। तो वो बाहर, अगर यहाँ पे H पड़ा है तो जो बिग साइज़ होगा, जो बिग साइज़ होगा वो अंदर तक नहीं घुस पाएगा, वो अंदर नहीं घुस पाएगा, वो बाहर से ही H पॉजिटिव को उठा के ले जाएगा। इसलिए जो बिग साइज़ एल्कोहलिक KOH होता है वो H पॉजिटिव के ऊपर ही अटैक कर पाता है, इसलिए वो क्या कहलाता है, बेस, ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, बेस। तो हमको यहाँ पे बेस की ज़रूरत है, क्योंकि हमको H को हटाना है, हमको कार्बन के ऊपर अटैक नहीं करवाना। तो दैट्स वाई वी यूज़ एल्कोहलिक KOH। जब हमको कार्बन के ऊपर अटैक करवाना है, C पॉजिटिव के ऊपर अटैक करवाना है, तो हमको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, तो हमको स्मॉल इन साइज़ करना पड़ेगा, तो हमको एक्वस KOH चाहिए। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ये एलिमिनेशन करता है और ये क्या करता है, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये एलिमिनेशन करता है और ये क्या करता है, सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको स्टार बना के याद कर लो इसको, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, कौन सा पॉइंट ही बहुत ज़्यादा है इसमें, हाँ, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। थर्ड पॉइंट, व्हाई वी यूज़ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक सॉल्वेंट हम क्यों यूज़ कर रहे हैं इसमें, ठीक है। पहले आप याद करो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन से होते हैं। ये वो सॉल्वेंट्स होते हैं जिनमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, उनमें अच्छी खासी पोलैरिटी होती है, लेकिन दे डोंट हैव ए हाइड्रोजन अटैच टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उनके पास ऐसा कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा हो। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं अभी, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जुड़ा हुआ है, कार्बन के साथ। हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ा है, कार्बन के साथ, ठीक है। तो ये क्या है, एप्रोटिक। पोलैरिटी है इसमें, ये देखो पोलैरिटी है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव, लेकिन एप्रोटिक है क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा है, तो एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। मैं अभी ये बताऊंगा कि ऐसा क्यों यूज़ करते हैं। तो DMSO डाईमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। तो इसमें भी आप देखो कि डाईमिथाइल सल्फोक्साइड में क्या है
कि जो कार्बन है वो किसके साथ जुड़ा है, इसको बोलते हैं DMSO, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड। ये क्या है, एसीटोन। ठीक है, ये सब किसकी एग्जांपल हैं, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की। इनमें कोई भी हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों होता है, देखो आप ये देखो ना कि हम वहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं। इस रिएक्शन में क्या यूज़ कर रहे हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ कर रहे हैं। अभी इतनी कहानी बताई मैंने। अगर कहीं आपने वहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर लिया, कौन सा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ कर लिया। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का कौन सा होता है, FON, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, जिसमें हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी के साथ जुड़ा हुआ हो, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जैसे कि अमोनिया हो गया, ठीक है, या फिर HF हो गया, या वाटर हो गया, या फिनोल हो गया, या इथेनॉल हो गया ना, कोई भी हो गया। तो वो क्या करता है, वो अपना हाइड्रोजन डोनेट करता है, और वो हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर देगा, वो प्रोटॉन किसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इसके साथ, जो कि हम नहीं चाहते। समझ में आई बात। एक बात आपने ये समझ लेनी है कि यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड। ठीक है, ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये हम यूज़ करते हैं E1 में। कहाँ, E1 में। ठीक है, और देखो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, एक और बात मैं रिपीट कर रहा हूँ, पिछली बार भी बताई थी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हम कहाँ यूज़ करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ, वेयर टू यूज़ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, जो हमने पिछली बार यूज़ किए थे। जहाँ पे, यहाँ हिंदी में तो नहीं लिखूँगा, वेयर एनायन फॉर्मेशन अकर्स, एनायन फॉर्मेशन अकर्स या टेक्स प्लेस। ठीक है, जहाँ पे नेगेटिवली चार्ज कोई भी एनायन बनता है, X नेगेटिव बनता है। ठीक है, वो E1 में बनता है। इसमें एक ही स्टेप में हो रहा है, इधर से H निकल रहा है, इधर से X निकल रहा है, तो X नेगेटिव बन ही नहीं रहा है। ठीक है, तो वो नहीं बन रहा है, कोई भी ऐसी कोई स्टेट नहीं आ रही बीच में जहाँ कार्बो एनायन या कार्बो कैटायन बन रहा हो। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे पोलर एप्रोटिक यूज़ कर रहे हैं। H एप्रोटिक इसलिए यूज़ कर रहे हैं, अगर प्रोटिक यूज़ किया तो ये H पॉजिटिव देगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, और पोलर प्रोटिक कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे कार्बो एनायन की फॉर्मेशन होती है, इसको नोट कर लेना। ये हम E1 में करते हैं। ठीक है, यहाँ नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट, बोर तो नहीं हो रहे, कोई नहीं, केमिस्ट्री है, बोर तो होगी थोड़ा बहुत, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या है इसमें, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, तो इसमें ये तो सीधी सी बात है, कोई फॉर्मेशन नहीं होती है कार्बोकैटायन की। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन कहाँ पे होती है, E1 में। ठीक है, तो इसलिए कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट भी नहीं हो सकता। कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। तो जब कार्बोकैटायन बन ही नहीं रहा तो रीअरेंजमेंट की क्या ज़रूरत है। एक मिनट रुको, लेट मी चेक, कैमरा इज़ ऑन, यस कैमरा इज़ ऑन। ठीक है, कैमरा बंद हो जाता है मेरे मोबाइल का बीच में, इसलिए मेरे को चेक करना पड़ता है। तो नो, देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट आपने क्या याद करना है, दिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, अब एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है ये, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, ये ले रहे हैं हम। ठीक है, इधर से हम क्या निकाल रहे हैं, H निकाल रहे हैं, है ना। हमको करना क्या है, हमको ये दो बॉन्ड तोड़ने हैं। वी हैव टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स, अब बॉन्ड तोड़ने हैं, यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए। आपने पढ़ा होगा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होती है, जब वी आर गोइंग टू ब्रेक ए बॉन्ड तो हमको एनर्जी बाहर से देनी पड़ती है। ठीक है, तो बॉन्ड तोड़ते हैं तो एनर्जी चाहिए, कंज्यूम होगी, बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी रिलीज़ होती है। तो यहाँ बन रहा है एक बड़ा वीक सा पाई बॉन्ड, तो कम एनर्जी रिलीज़ होगी, लेकिन टूट रहे हैं दो सिग्मा बॉन्ड, तो बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा हो रही है बॉन्ड फॉर्मेशन के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमको हाई टेम्परेचर चाहिए, वैसे तो 100 डिग्री तक भी चलेगा, ठीक है, लेकिन मोर देन 60 डिग्री या 70 डिग्री यहाँ पे चाहिए होता है। तो आप इतना याद रखो, यहाँ पे हमको हाई टेम्परेचर देना पड़ रहा है। जब हम टेम्परेचर दे रहे हैं इसको, है ना, तो इस ओवरऑल सिस्टम की एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। चेंज इन एंथैल्पी क्या है इसकी, क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है ना। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए वी हैव टू प्रोवाइड बॉन्ड डिसोसिएशन
एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो अब इसको एनर्जी दे रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी बढ़ रही है, तो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, अब क्या करते हैं, अब थोड़ा सा ना हम इसमें एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल करते हैं पहले हम इसमें। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एग्जाम्पल्स। सबसे पहले एग्जाम्पल, चलो आप सॉल्व करना इसको। बी आर लेते हैं, बी आर। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, आसान है। ठीक है, क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बेस लिया, चलो हम ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं अल्कोहलिक KOH, हीट किया, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो इसको नोट कर लेना, शॉर्ट में लिखा है मैंने पोलर, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन बार बार मैं इसको ये ऐसे नहीं लिखूँगा, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं इसको PA ऐसे लिखूँगा आगे, जितनी भी हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे। अब यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई अल्फा कार्बन ये है और बीटा कार्बन ये है। अल्फा कार्बन से क्या निकालेंगे, Br, और बीटा से क्या निकालेंगे, H। ठीक है, तो HBr निकलेगा यहाँ से, और इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, पाई बॉन्ड। तो ये हमको क्या मिला, प्रोपीन। प्रोपीन, इसका नाम क्या होगा, इसका होगा 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, आसान है। अभी हम धीरे धीरे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एग्जांपल्स की तरफ चलेंगे, अभी तो ये बहुत आसान थी। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल इज, चलो इसमें से करते हैं, इसमें से करते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन है, यही वाली ऊपर वाली कंडीशन। ठीक है, अब करो ज़रा, वीडियो पॉज करके करो सॉल्व। देखो हो गया सॉल्व। अब देखो इधर, इसका नाम क्या है, 2 ब्रोमो ब्यूटेन, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, नाम नहीं लिखूंगा मैं, ज़रूरत नहीं है, इतना तो आपको आता ही है, इतनी ऑर्गेनिक पढ़ लिया आपने। 2 ब्रोमो प्रोपेन। अब यहाँ पे क्या है, ये अल्फा कार्बन है, दिस इज अल्फा कार्बन, और ये क्या है, बीटा। अरे भाई, बीटा तो इधर भी है, बीटा इधर भी है और बीटा इधर भी है, बहुत आसान है, आपने पढ़ा हुआ है। कौन सा रूल, शाबाश, कौन सा रूल, सेजफ रूल। क्या बोलता है सेजफ रूल, पिछली बार भी करवा चुका हूँ मैं। क्या बोलता है सेजफ रूल, सेजफ रूल बोलता है जब ऐसी कंडीशन आ जाए, अल्फा से तो हमने Br निकालना है ना, लेकिन अगर 2 बीटा कार्बन आ जाए, नाउ देयर आर 2 बीटा कार्बन्स। ठीक है, एक ये है और एक ये है, तो हमारे सामने 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। क्या पॉसिबिलिटीज़ होंगी, दोनों प्रोडक्ट बना के देखते हैं हम। देखो, इधर से भी एक बार इधर से H निकालेंगे, एक बार इधर से H निकालेंगे। ठीक है, चलो पहले हम इधर से निकालते हैं। क्या बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 माइनस HBr। बाकी कंडीशन सेम है, अल्कोहलिक KOH। ठीक है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। दूसरा, इधर से H निकालते हैं, Br तो इधर से निकलेगा। ठीक है, माइनस HBr, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, तो यहाँ से निकाला मैंने, इसको एज इट इज़ रहने दिया। अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट बने हैं। अब सेजफ रूल क्या बोलता है, सेजफ रूल बोलता है कि जब 2 बीटा कार्बन हो तो आपने वहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करना है जहाँ पे पहले ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यानी कि जो पहली गरीब है उसको और गरीब कर दो। ठीक है, तो जो पहली गरीब है, जिसके पास पहले ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, उसको और हाइड्रोजन से क्या कर दो, मुक्त कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे भी CH, यहाँ से H निकाला, तो ये जो बनेगा ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा ही हुआ है। और ये क्या होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं, इसको तो हम बोलेंगे सेजफ प्रोडक्ट, सेजफ प्रोडक्ट। ठीक है, और दूसरे वाले को क्या बोलते हैं, वेरी गुड, क्या बोलते हैं इसको, जो कम अमाउंट में बनता है, इसको बोलते हैं हम हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम हॉफमैन प्रोडक्ट। ठीक है,
तो ये ज़्यादा बनता है और ये कम बनता है। ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं बनेगा। हॉफमैन प्रोडक्ट जो है ये कम स्टेबल है, दिस इज लेस स्टेबल, और वो जो है ये ज़्यादा स्टेबल है सेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपने ये याद रखना है। अभी हम और एग्जांपल करते हैं, ये तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है। नेक्स्ट एग्जांपल इज चलो अब नेक्स्ट करते हैं। अब सपोज करते हैं हमारे पास इस तरह है कुछ, कभी देखा है ऐसा मॉलिक्यूल? देखा है कभी? तो बोलो सर अभी देख रहा हूँ, देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो, शाबाश। यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रॉन्ग बेस है ना, हीट किया और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया। अब करो रिएक्शन। अल्फा कार्बन को, अब वीडियो को ना रोक के इसको करो सॉल्व। अल्फा कार्बन, अब हमारे पास कितने, दो बीटा कार्बन कितने हैं, दो हैं, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अल्फा से तो बी आर निकाल दोगे, बीटा से क्या निकालोगे? हाँ, क्या आंसर है इसका? नो रिएक्शन। बेटा दुनिया जितनी सीधी दिखती है उतनी होती नहीं है। ठीक है ना, अल्फा से बी आर निकाला, बीटा के पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, तो यहाँ पे नो रिएक्शन। ये बात आपने याद रखनी है। तो ऐसा नहीं है अंधों की तरह भी यहाँ पे बीटा पे कोई हैलोजन लगा हुआ है तो अल्फा से इसको है यहाँ से निकाल दो, यहाँ से नहीं। ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा नहीं, ये बीटा नहीं, ये बीटा नहीं, ये बीटा नहीं, ये गैमा है। ठीक है ना, तो आपने बीटा कार्बन पे भी देखना है कि वहाँ पे हाइड्रोजन है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट करते हैं। अब बात करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, फिर थोड़ा सा टफ पे चलेंगे। छोड़ो, ये तो बहुत आसान है, इस पे करते हैं। इस पे देखो, करो, शाबाश करो। फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट इज अल्फा कार्बन, वेयर इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन। अब भाई बीटा कार्बन कितने हैं, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये तो इक्वलेंट है, ये दोनों इक्वलेंट हैं। ठीक है ना, तो इधर से बी आर निकालेंगे, चलो निकालते हैं। इधर से हमने बी आर निकाला और बीटा यहाँ की, बीटा था यहाँ से हमने एच निकाला, तो क्या बना, ये बना। ठीक है, लेकिन ये हमारा क्या बना, ये मेजर प्रोडक्ट बना है, जो कि क्या है, सेजफ प्रोडक्ट। ठीक है, सेजफ प्रोडक्ट। लेकिन अगर हम यहाँ से बी से भी बीटा कार्बन से भी एच निकालते हैं तो क्या बनेगा, देखो तो बनेगा इस तरह से। सही बनाया मैंने? ठीक है ना, इधर से एक एच निकाला, इनमें आपस में डबल बॉन्ड बना, ये बना हॉफमैन प्रोडक्ट। तो ये तो थी कुछ आसान सी एग्जांपल्स। ठीक है, ये तो आसान सी एग्जांपल थी। अब थोड़ा सा मुश्किल की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब अगर देखो एलिमिनेशन रिएक्शन में मैंने आपको क्या बोला था, ध्यान दो, सैचुरेटेड टू अनसैचुरेटेड, है ना, ये बोला था नहीं। लेकिन अगर हमारे पास रिएक्टेंट ही अनसैचुरेटेड हो तो क्या क्या E2 एलिमिनेशन हो पाएगा? हो पाएगा। कैसे होगा बताता हूँ। तो मोर अनसैचुरेटेड मिल जाएगा। अब मोर अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? सर जी मोर अनसैचुरेटेड क्या होता है? मतलब कि अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो यहाँ ट्रिपल हो जाएगा, अगर ट्रिपल है तो कुछ नहीं होगा, ट्रिपल के आगे कुछ नहीं हो सकता, समझे बात? तो डबल से ट्रिपल हो सकता है, सिंगल से डबल हो सकता है,
डबल से ट्रिपल हो सकता है, ट्रिपल के आगे नहीं होता कभी भी, ठीक है ना, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर हम अनसैचुरेटेड से मोर अनसैचुरेटेड बनाना चाहते हैं, डबल से ट्रिपल बॉन्ड बनाना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम ऐसा क्या चमत्कार करेंगे, कौन सा ऐसा बेस है, कौन सा ऐसा सॉल्वेंट है जिसमें ये रिएक्शन हो पाएगा। चलो उसकी बात करते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास ये है CH3CH डबल बॉन्ड CHCl, ठीक है। हाँ, अब ये तो क्या है, अनसैचुरेटेड है, स्पेलिंग भूल गया मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाते पढ़ाते, अनसैचुरेटेड, ठीक है। अब इसमें भैया मेरे को ना कैमरा देखना पड़ता है, 2 मिनट, एक बार कैमरे पे नज़र मारें। हो रही है रिकॉर्डिंग, तो हो रही है भाई, हो रही है। अब इससे जब हमको देखो, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये क्या है, बीटा कार्बन। अब अगर हम यहाँ पे अपना जो अल्कोहलिक KOH है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो यूज़ करेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस यूज़ करते हैं। कौन सा, हम यूज़ करते हैं यहाँ पे NaNH2 और या अमोनिया। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा को मैं कैसे बोलूँ, मोर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं, सॉरी यार, बेस, क्षमा याचना, बेस, मोर स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो अगर आप KOH की प्रेजेंस में इसको करोगे तो ये नहीं होगा, ठीक है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, तो अब क्या करोगे, करो जरा, अब हो जाएगा, अब जो आप करना चाहते हो वो हो जाएगा। इधर से अल्फ़ा कार्बन से Cl निकालोगे, बीटा से क्या निकालोगे, H निकालोगे। तो ये क्या है, ये एल्कीन है ना, एल्कीन का डेरिवेटिव है। तो क्या होगा, यहाँ से H निकालेंगे, देखो C, ठीक है, और इधर से क्या निकाला, Cl, तो इनके बीच में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, तो हमको अल्काइन मिल जाएगा, ठीक है, प्रोपाइन मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, प्रोपाइन मिल जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये एग्जांपल हो गई। अब थोड़ी सी और मुश्किल पे चलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखना, जो काम ये स्ट्रॉन्ग बेस कर सकते हैं वो अल्कोहलिक जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है वो नहीं कर सकता। देखो, जहाँ पे हमने अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या अल्कोहलिक सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया, अगर हम वहाँ पे ये यूज़ करेंगे तो भी ये रिएक्शन होगा, तो भी वो जो जितने रिएक्शन हुए वो होंगे, अगर हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे ये यूज़ करते हैं, ये स्ट्रॉन्गर बेसिस। लेकिन अगर हम यहाँ पे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ करेंगे तो ये रिएक्शन नहीं होगा। ये रिएक्शन सिर्फ यही कर सकता है, ये वो भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ठीक है। ये भी कर सकता है, ये वो भी कर सकता है। जो आसानी से जिनमें एलिमिनेशन होता है वहाँ पे भी ये कर सकते हैं, जहाँ मुश्किल से होता है वहाँ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आपने पॉइंट याद रखना है वो क्या है, हाउ टू गेट, देखो सेजफ प्रोडक्ट मिलेगा ना हमको, है ना, हमको हर जगह पे सेजफ प्रोडक्ट मिल रहा था, ठीक है। इसको रब करते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग देनी है आपने, कौन सी, हाउ टू गेट हॉफमैन प्रोडक्ट, हाउ टू ऑब्टेन हॉफमैन प्रोडक्ट। मैं बोल रहा हूँ अगर मुझसे स्पेलिंग गलत हो गए तो कमेंट बॉक्स में कुछ गलत ना लिखियो। हाउ टू ऑब्टेन हॉफमैन प्रोडक्ट, ठीक है। अब जो हॉफमैन प्रोडक्ट है वो तो कम स्टेबल होता है, सेजफ जो प्रोडक्ट होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो फिर हम ऐसा क्या कर सकते हैं, चलो बात करते हैं इसके ऊपर। CH3 CH CH3 एक मिनट, यहाँ पे Cl और इधर क्या है, CH3H। अब अगर आप ये चाहते हो, देखो अगर तो आप यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हो ना, यहाँ पे अल्कोहलिक KOH यूज़ करते हो, हीट करते हो, PS यूज़ करते हो, तो आपको क्या मिलता है, तो आपको सेजफ प्रोडक्ट मिलता है। सेजफ प्रोडक्ट क्या करेगा, इधर से अल्फ़ा से क्लोरो निकालो और बीटा कौन सा कंसीडर करो, इसको करो, क्योंकि यहाँ
लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है तो यहाँ से H निकालो, यही करता है ना वो, ठीक है। लेकिन वो क्या करता है, एल्कोहलिक KOH। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इधर से H निकले, यहाँ से जब H निकलेगा वो मेजर प्रोडक्ट बन जाए, ये हम चाहते हैं, ठीक है। होता नहीं है लेकिन हम चाहते हैं। वो क्या है, हॉफमैन प्रोडक्ट। पहले मैं यहाँ से ये हटाता हूँ, ये हटाता हूँ। हम प्रोडक्ट क्या बनाना चाहते हैं, देखो CH, देखो ये अल्फ़ा, इसको बीटा कंसीडर करो अभी, ठीक है। चौक बड़ा छूट रहा है। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3H CH3। हम चाहते हैं कि हमको सिर्फ ये मिले या हमको ये मेजर मिले, जो हॉफमैन प्रोडक्ट है। ये क्या पॉसिबल है, हाँ जी ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है, अगर हम यहाँ पे ये यूज़ करते हैं या फिर यहाँ पे सोडियम कुछ भी लगा लो, ठीक है ना। पोटाशियम सोडियम तो मैंने ऐसे लिख दिया, मैं और लिख देता हूँ, फिर बोलोगे सर क्या, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आप पोटाशियम ब्यूटॉक्साइड या सोडियम ब्यूटॉक्साइड यूज़ करते हो तो जो हमको प्रोडक्ट मिलता है वो हमको हॉफमैन जो है वो मेजर मिलता है और ये हमको माइनर मिलता है। ये हमको माइनर मिलता है। कौन सा है ये, सेजफ वाला। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये जो हमारा बेस है ना, ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इसको कैसे लिखे, बिग इन साइज़ है ये भी, ये ज़्यादा ही बिग इन साइज़ है ना। इतना बड़ा इसका साइज़ है कि ये अंदर तक घुस ही नहीं पाता, ठीक है। देखो इसका साइज़ कितना बड़ा है, इसके साथ 3 मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे भी कार्बन है और बिग इन साइज़ है, ठीक है। तो जिसकी वजह से ये इस कार्बन तक नहीं पहुँच पा रहा, यहाँ तक ये नहीं पहुँच पा रहा। ये क्यों, बिकॉज ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस, स्टीरिक हिंड्रेंस। हाँ, आप जब स्कूल से घर जाते हो है ना, रास्ते में जब ट्रैफिक होता है बहुत ज़्यादा, उस रास्ते से जाते हो या जहाँ ट्रैफिक कम होता है उधर से जाते हो, जहाँ से कम होता है उधर से जाते हो ना। बस ये भी यही कर रहा है, इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा है, रुकावटें बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या करता है, ये घूम के इधर से इसके ऊपर, इसके पास इसके साथ कोई भी बल्कियर ग्रुप नहीं लगा हुआ, तो ये इसके ऊपर अटैक करता है। तो इसलिए जब हमको हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है हाँ, तो हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, ये वाला सोडियम या पोटाशियम ब्यूटॉक्साइड यूज़ कर रहे हैं। सो इस तरह से हम हॉफमैन प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है। अब काफ़ी हो गया, एक तो रिएक्शन और करते हैं जिसमें कि हम बीटा एंटी एलिमिनेशन जो है उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपने ये बात याद रखनी है, जहाँ पे हॉफमैन प्रोडक्ट बनाना है तो वहाँ पे हम कौन सा यूज़ करते हैं, जहाँ पे लिख के देता हूँ मैं, हॉफमैन प्रोडक्ट कैन बी obtained by using sodium और पोटाशियम ब्यूटॉक्साइड, ठीक है। इसको मार्क करो, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या, एंटाई लेमिनेशन की कुछ एग्जांपल्स। खास आपके लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स बना के रखी हैं, ध्यान से पढ़ो इसको। तो यहाँ लिखो एग्जांपल, बस ये लास्ट है, इसके बाद सो जाओ, खाओ पियो जो मर्जी करो। एग्जांपल्स ऑफ एंटाई एलिमिनेशन। अगर समझ के पढ़ोगे तो मज़ा आएगा, मज़ा आएगा तो समझ आएगा, है ना। दोनों चीज़ें होती हैं, समझोगे तो मज़ा आएगा और जब मज़ा आएगा तो और समझ आएगा। एग्जांपल्स ऑफ एंटाई एलिमिनेशन, तो हमें पता है कि E2 एलिमिनेशन में एंटाई एलिमिनेशन होता है, ठीक है। चलो इसको कंसीडर करते हैं। हमारे पास ये मॉलिक्यूल है। अब सर ये मत बोलना सर ये क्या बनाया है, इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इस बॉन्ड को। स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ी है ना, पढ़ी है नहीं पढ़ी,
यहाँ पे आप चाहे जो मर्जी ले लो, आपका जो दिल कर रहा है भैया, बस वो नहीं लेना सोडियम बिट ऑक्साइड, नहीं तो मेजर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, हॉफमैन। ठीक है ना, चाहे स्ट्रॉन्ग बेस ले लो, अमोनिया ले लो, चाहे अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोक्साइड ले लो। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है PAS, पास। अब देखो बेटा, अब इसमें क्या हो रहा है, हमको करना क्या है, एंटाई एलिमिनेशन। व्हाट इज एंटाई एलिमिनेशन? मैंने आपको बोला था कि जो अल्फा कार्बन है वहाँ पे जो X लगा है, दिस इज X है ना, और बीटा कार्बन पे जो H लगा है, अब इसके पास 2H है। ठीक है, 2H है, तो कौन सा H निकलेगा, एंटाई एलिमिनेशन, यानी कि जो इससे ऑपोजिट होगा, जो इससे ऑपोजिट होगा। इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, वेज बॉन्ड, है ना। इसको क्या बोलते हैं बेटा, वेज बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं हम, डैश बॉन्ड। वेज और डैश क्या होता है, वेज का मतलब होता है ये आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है ना, अबव द प्लेन आपकी तरफ आ रहा है, ये Cl आपके पास आ रहा है, आपके फेस के पास, और ये जो H है ये बिलो द प्लेन, ये ब्लैक बोर्ड के पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये इधर आ रहा है और ये पीछे जा रहा है। ये मतलब होता है इसका वेज का और डैश का। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था एंटी एलिमिनेशन में क्या होता है, जो अल्फा कार्बन के साथ जो Cl लगा है उससे बीटा कार्बन पे जो हाइड्रोजन निकलेगा वो इससे ऑपोजिट होना चाहिए, मतलब कि वो उसके सेम प्लेन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब OH नेगेटिव अटैक करता है तो वो इधर से अटैक नहीं कर पाएगा, जिधर Cl है नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर भी पार्शियल नेगेटिव है, इसके ऊपर भी नेगेटिव है, नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे से दूर भागते हैं, तो वो इधर से नहीं आएगा, रिपल्शन होगा। तो वो कौन सा H उठाएगा इन दोनों में से, ये बीटा कार्बन है, इन दोनों में से कौन सा H उठाएगा, जो H इस Cl से ऑपोजिट साइड पे। देखो ये भी वेज पे है, ये भी वेज पे है, तो ये दोनों एक ही साइड पे है, तो इधर से OH नहीं आएगा, वो पीछे से आएगा घूम के इस H के। ये बेचारा टारगेट है इसका, है ना, समझ गए। चलो बॉन्ड बनाते हैं इनका। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ऐसे CH3, तो ये बना सेजफ प्रोडक्ट, ये बना सेजफ। दूसरा भी बनेगा, इधर से भी निकलेगा, ठीक है, लेकिन वो हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन मैं बना रहा हूँ। ठीक है, चौक चौक चौक, ये हॉफमैन है। तो आपने ना एक बात ध्यान में रखनी है, आपने वो ही H उठाना है जो इससे ऑपोजिट साइड पे। अब एक एग्जांपल करूंगा मैं, इसको करना सॉल्व। चलो एक पहले और करते हैं, फिर आप लास्ट में ना एग्जांपल दूंगा मैं आपको। है ये नहीं देनी, ना जी ना, ना जी ना। ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो होता ही नहीं है। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं? करो इसको सॉल्व। शाबाश, करो इसे सॉल्व। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। एक और करते हैं। चलो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ, इसका आंसर आप डालना, ठीक है। इसमें क्या होगा, ध्यान से देखो, इसमें क्या होगा, ये Cl है, ये अबव द प्लेन है आपकी तरफ, ये H क्या है, बिलो द प्लेन। तो इन दोनों में कौन सा H निकलेगा, ये वाला, ये बीटा कार्बन है ना, ये अल्फा का, तो ये निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो आपने ये वाला H एज इट इज़ शो कर देना है यहाँ पे, ठीक है। ये सेजफ प्रोडक्ट मिलेगा, और चलो वो भी बनाते हैं। ये सेजफ है, हॉफमैन कैसा होगा, यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे H ऐसे रहेगा, यहाँ पे बनेगा
5 ये बनेगा हमारा हाफ में। देखो लिखते लिखते ना अब बस हो गई। अब ये लास्ट है, ये आप सॉल्व करोगे, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। ऐसे थोड़ा बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं, ठीक है। इस पे करना, इसका आंसर बताना मेरे को, इसका आंसर करना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करो, बताओ मुझे क्या होगा, ठीक है।